हाय एवरीवन, मैं आलम सर आप लोगों का स्वागत करता हूँ इंग्लिश फ्रॉम जीरो लेवल में। आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे बेसिक का लेक्चर 3 या थर्ड लेक्चर, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे वर्ब किसे कहते हैं, फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। इसी में होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब में ही होता है इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव। इसी में फिर पढ़ेंगे हम जेरंड और पार्टिसिपल किसे कहते हैं और दोनों में क्या अंतर है। तो चलिए शुरू करते हैं। verb, a word or a group of words that used to indicate that something happen or exist। verb को हिंदी में क्रिया कहते हैं। यह एक शब्द या शब्दों का समूह होता है। तो यह सूचित करता है या यह दिखाता है कि कोई चीज घटित हुई या मौजूद है, ठीक है, या एग्जिस्ट है यानी कि अस्तित्व में है। जैसे कि एग्जाम्पल में देख लीजिए, ब्रिंग, हैपन, बी और डू। ब्रिंग मतलब लाना, हैपन मतलब होना, बी मतलब हैपन मतलब घटना, बी मतलब होना और डू मतलब करना, ठीक है। उसके बाद देखिए वर्ब जो है, वर्ब को टू टाइप्स में बांटा गया है। एक वर्ब फाइनाइट वर्ब कहलाता है और दूसरा वर्ब जो है वह नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाता है। फाइनाइट वर्ब आप पहले भी सुन चुके हैं, जब हम क्लॉज पढ़ाए थे उस समय भी हम बताए थे कि फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट क्लॉज किसको कहते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस कम से कम एक फाइनाइट वर्ब हो, उसके ग्रुप को यानी कि उसके सम्मिलित रूप को हम क्या बोलते हैं, क्लॉज बोलते हैं, उपवाक बोलते हैं। ये हम आपको पहले के वीडियो में बता चुके हैं। अब वही यहाँ वही फाइनाइट वर्ब ये है। फाइनाइट वर्ब क्या है? फाइनाइट वर्ब, इट इज द slave of the subject of a sentence because it always guided by the subject. That mean it is that means it is singular if subject is singular and it is plural if subject is plural। यानी फाइनाइट वर्ब, यह फाइनाइट वर्ब को हम लोग सब्जेक्ट का गुलाम भी कहते हैं या किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट यानी कि कर्ता का गुलाम भी कहते हैं। क्योंकि यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो यह भी सिंगुलर होगा और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो यह भी प्लूरल होगा, क्योंकि यह हमेशा सब्जेक्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार आता है। कौन? फाइनाइट वर्ब। यानी कि फाइनाइट वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आता है, यानी कि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार आता है, इसलिए इसको बोलते हैं सब्जेक्ट का गुलाम, ठीक है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में देखिए, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है कि वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। इसमें देखिए जो ही है, ही क्या है? यह थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, ठीक है। हम जानते हैं कि अगर किसी वर्ब को सिंगुलर बनाना होता है तो उसमें एस या ईएस जोड़ते हैं और आमतौर पर वर्ब क्या होता है? प्लूरल फॉर्म में होता है। तो गो प्लूरल था, उसमें ईएस लगा दिए तो गोज हो गया। ये क्यों ईएस लगाए? क्योंकि यह सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन हो गया? ही हो गया। ही जो है वह थर्ड पर्सन का सिंगुलर है। अब थर्ड पर्सन का सिंगुलर है और उसी के अनुसार ही ये फाइनाइट वर्ब है, तो उसी के अनुसार ही ये आएगा। गोज जो है वह सब्जेक्ट के अनुसार आया, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वह सिंगुलर है, इसलिए गोज जो हो गया वो गो का सिंगुलर हुआ, ठीक है। अब दूसरे एग्जांपल में देखिए, दे क्या बोलेंगे? दे आर प्लेइंग क्रिकेट। वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है? दे। दे क्या है? थर्ड पर्सन का प्लूरल है, ठीक है। यानी कि यह क्या है? प्लूरल है। अब इसमें दो वर्ब है, एक है क्या? आर है और एक क्या है? प्लेइंग है। यह दोनों वर्ब है। तो इसमें एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर अगर किसी सेंटेंस में दो वर्ब हो तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा फाइनाइट वर्ब है और कौन सा फुल वर्ब है? तो इसको पता करने के लिए सबसे इजी है कि फाइनाइट वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के सबसे नियरेस्ट होता है। तो सब्जेक्ट के सबसे नियरेस्ट कौन है? क्या? आर है। तो आर क्या हो गया? यह फाइनाइट वर्ब हो गया। और प्लेइंग क्या हो गया? या फुल वर्ब हो गया, क्रिकेट, ठीक है।
आर क्या है, प्लूरल है, इज का आर। फिर देखिए एग्जाम्पल, ही इज राइटिंग अ स्टोरी फॉर चिल्ड्रन, ठीक है, वह बच्चों के लिए कहानी लिख रहा है। फिर इसमें देखिए ही जो है यह सब्जेक्ट हो गया। ही सब्जेक्ट कैसे हो गया कि यह लिखने का काम कौन कर रहा है, तो ही सब्जेक्ट किसको कहते हैं, सब्जेक्ट जिसके बारे में कुछ कहा जाए या जो कोई कार्य करे तो उसको सब्जेक्ट कहेंगे, तो सब्जेक्ट हो गया ही क्या है, वह थर्ड पर्सन का सिंगुलर है। थर्ड पर्सन का सिंगुलर है तो अब इसमें देखिए फिर हम आपको जैसे बताया कि फाइनाइट वर्ब, अगर किसी सेंटेंस में दो वर्ब है तो फाइनाइट वर्ब कौन सा होगा, जो सब्जेक्ट के सबसे नज़दीक होगा। तो नियरेस्ट कौन हो गया, इज है, तो इज क्या हो गया, फाइनाइट वर्ब हो गया, और राइटिंग क्या हो गया, या फुल वर्ब हो गया। ठीक है, तो इससे आपको पता चल गया कि कौन सा फाइनाइट वर्ब है और कौन सा फुल वर्ब है ना। फाइनाइट वर्ब, तो एक क्वेश्चन आता है सर, फाइनाइट वर्ब कौन कौन सा वर्ब हो सकता है, तो फाइनाइट वर्ब जो है एक्सिलरी वर्ब भी हो सकता है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब भी हो सकता है, फुल वर्ब भी हो सकता है, मार्जिनल मॉडल एक्सिलरी वर्ब भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए वर्ब का प्रेजेंट और पास्ट टेंस। ठीक है, जैसे कि आई एम इज आर जो है वह प्रेजेंट टेंस में है, इसका पास्ट क्या हो जाएगा, वाज एंड वर, और वाज या वेयर। ठीक है, हैव हैज प्रेजेंट टेंस है, उसका पास्ट क्या हो जाएगा, हैड। डू डज क्या है, प्रेजेंट में है, और इसका पास्ट क्या हो जाएगा, डीड। शैल क्या है, ये पास्ट प्रेजेंट टेंस में है, इसका पास्ट क्या हो जाएगा, शुड। इसी तरह हम कहेंगे विल का वुड, कैन का कुड, मस्ट का मे का माइट, मस्ट का मस्ट ही रहेगा। मस्ट का दोनों प्रेजेंट टेंस भी वही रहेगा और पास्ट टेंस भी वही रहेगा। ऑफ का भी वही रहेगा, नीड का भी वही रहेगा, और डेयर का भी प्रेजेंट एंड पास्ट सेम रहेगा। यूज क्या है, पास्ट टेंस में। ठीक है, आगे देखिए, अब ये नन फोनाइट, पहले तो पढ़ लिया फोनाइट वर्ब क्या है, अब नन फोनाइट वर्ब पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम वर्ब में बताए शुरू में पिछले पेज में बताए कि वर्ब जो है वो दो तरह हो सकता है, चाहे तो फाइनाइट वर्ब हो सकता है, चाहे तो नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। अगर फाइनाइट वर्ब होगा तो कौन कौन सा होगा, चाहे तो ऑक्सिलरी वर्ब होगा, चाहे तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होगा, चाहे तो मेन वर्ब होगा, चाहे तो मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होगा। अब उसके बाद है जी नॉन फाइनाइट वर्ब किसको कहते हैं, तो नॉन फाइनाइट वर्ब जो हुआ वह चाहे तो जेरंड होगा, चाहे तो इन्फिनेटिव होगा, चाहे तो इसी में बेयर इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल, यानी कि इन चारों को हम क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, अब जेरंड क्या है, जेरंड जेरंड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ने से जो है जेरंड बनता है, जिसको हम लोग भी फोर का फॉर्म कहते हैं। ठीक है, भी फोर का फॉर्म कहते हैं। अब इसी में अब देखिए, तो फिर जेरंड भी इसी को कहते हैं, यानी कि भी फोर फॉर्म को जेरंड भी कहते हैं और भी फोर फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। तो यहाँ V1 में जब आईएनजी जोड़ते हैं तो वह जेरंड बनता है, यानी कि भी फोर फॉर्म बनता है, जो कि नॉन होता है, और जिसके हिंदी के अंत में, यानी कि जिसके अंत में हिंदी का ना, ने, नी रहता है, जैसे कि टहलना, खेलना, कूदना, तो ये सब ना जो है वह जेरंड है। जैसे कि प्लेइंग इज अ गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ, खेलना सेहत के लिए एक अच्छा व्यायाम है। तो इस तरह से खेलना जो हुआ वो क्या हो गया, जेरंड हो गया। इसी तरह V1 में जब आईएनजी जोड़ते हैं तो वह V4 बनता है, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है, जो एज एग्जेक्टिव काम करता है। और हिंदी में इसके अंत में क्या होता है, हिंदी का इसके अंत में जो है हिंदी का हुआ या करके या करके आता है। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर देखिएगा, आस्किंग क्वेश्चंस इज वेरी इजी, पूछना बहुत ही सरल है या आसान होता है या सरल है। क्या बोल रहा है, आस्किंग क्वेश्चन इज वेरी इजी, सवाल पूछना बहुत आसान होता है। ठीक है, द माइजर हेट्स टू स्पेंडिंग मनी, देखिए क्या बोल रहा है, टू स्पेंडिंग मनी, कंजूस लोग जो है वह धन खर्च करने से या खर्च खर्च करने में या करने से घृणा करते हैं। ठीक है, खर्च करने में, है ना। ही इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग,
उसे तैरने का शौक है, तो क्या चीज़ का है? का तैरने का, ठीक है। ये सब क्या है? जेरंड है, ठीक है। आई वॉज सरप्राइज एट जॉन्स बीइंग absent। मैं जॉन के अनुपस्थिति होने पर आश्चर्यचकित हूँ, या आश्चर्यचकित था। आई वॉज सरप्राइज एट जॉन्स बीइंग absent। मैं जॉन्स के अनुपस्थित होने पर आश्चर्यचकित था। क्या होने पर? अब देखो यह क्या है? होने पर, यह होने पर क्या हो गया? अनुपस्थित होने पर। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपको ये आपको डिसिपल हो गया। अब आ जाइए इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव किसको कहते हैं? इन्फिनेटिव को जनरली टू और वी वन यानी कि टू प्लस वी वन के फॉर्म को बोलते हैं। जब भी इन्फिनेटिव बोलेंगे यानी कि टू प्लस वी वन आएगा, यानी कि टू और वी वन आएगा, तो हम उसको क्या कहेंगे? इन्फिनेटिव है। अब बेयर इन्फिनेटिव किसको कहते हैं? बेयर मतलब होता है नंगा, या बेयर मतलब होता है बिना बिना टू के, विदाउट इन्फिनेटिव, विदाउट टू को ही क्या बोलते हैं? बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं। बेयर इन्फिनेटिव को सिंपली बोलेंगे वी वन, है ना। जैसे एग्जांपल में देखिए, आई सॉ हिम गो। मैंने उसे जाते देखा, ठीक है। लेट मी वर्क, मुझे काम करने दो। ही मेड मी रन, उसने मुझे दौड़वाया या दौड़ाया। ही मेड मी ही मेड मी रन, उसने मुझे दौड़वाया। तो ये सब क्या हो गया? बेयर इन्फिनेटिव हो गया। इसमें ये गो से पहले टू नहीं है, वर्क से पहले टू नहीं है, रन से पहले टू नहीं है। ये सब क्या हुआ? बेयर इन्फिनेटिव हो गया। ये सब क्या हुआ? बेयर इन्फिनेटिव हो गया। अब आ जाइए इन्फिनेटिव, यानी कि वैसे हर फॉर्म को बोलेंगे जो उसके साथ टू आता हो, ठीक है। एडवाइज मी व्हाट टू डू, मुझे सलाह दीजिए मैं क्या पढूं। एडवाइज मी व्हाट टू रीड, मुझे सलाह दीजिए मैं क्या पढूं। टेल मी व्हाट टू डू, मुझे बताइए क्या करूं। इट इज़ टाइम टू प्ले, यह खेलने का समय है। तो सब में देखिए क्या है? सब में टू डू, टू प्ले, टू रीड, है ना। तो क्या है? ये सब इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव जो है, इन्फिनेटिव सिंपल इन्फिनेटिव भी हो सकता है, और और जेरंडियल इन्फिनेटिव भी हो सकता है। सिंपल इन्फिनेटिव किसको कहते हैं? तो सिंपल इन्फिनेटिव, इट एक्ट्स एज नॉन एंड इट इज आल्सो कॉल्ड नॉन इन्फिनेटिव। सिंपल इन्फिनेटिव क्या है? यह एक नॉन की तरह काम करता है, और यह नॉन इन्फिनेटिव भी कहा जाता है। जैसे यह कहलाता है, जैसे टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, दोष निकालना आसान है। टू फाइंड निकालना। द ट्रेन इज अबाउट टू गो, या द ट्रेन इज गोइंग टू गो, यानी कि ट्रेन क्या है? जाने को है, ठीक है। टू गो। फिर जाके देखिए, ही हैज़ नो चॉइस बट टू ओबे। सो टू ओबे, टू गो, टू फाइंड, ये सब क्या है? सिंपल इन्फिनेटिव है, क्योंकि यह नॉन की तरह काम कर रहा है। उसके पास उसके पास मानने के सिवा और दूसरा कोई रास्ता या दूसरा कोई विकल्प नहीं है। टू फाइंड, टू ओबे, टू रिस्पेक्ट, टू गो, ये सब क्या है? सिंपल इन्फिनेटिव है। यह कैसा काम कर रहा है? तो नॉन की तरह दोष निकालना, या निकालना, ठीक है। जाना, जाने जाने को है मानना, ये सब क्या है? टू रिस्पेक्ट यानी कि आदर करना, ये सब क्या हो गया? सिंपल इन्फिनेटिव हो गया। जेरेंडियल इन्फिनेटिव किसको कहते हैं? तो इट इज क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव एंड एक्सप्रेस द क्वालिटी ऑफ नॉन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। यह क्या है? क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव है। क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव बोले तो वह विशेषता बतलाता है नॉन का, एडजेक्टिव का और वर्ब का। जैसे क्वालिफाइंग या टू क्वालिफाई ए वर्ब, एग्जाम्पल में वी ईट टू लीव,
हम लोग जीने को खाते हैं। He called to see my brother. उसने मुझे बुलाया मेरे भाई को देखने के लिए, ठीक है, या देखने को, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो है टू क्वालिफाई एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कैसे कर रहा है यह जेरेंडियल इन्फिनिटिव। दिस मैंगोज आर गुड टू ईट, यह आमे खाने को अच्छा है, किस लिए अच्छा है, तो खाने को। ही इज एंगियस टू लर्न, वह जो है सीखने को उत्सुक है, तो टू लर्न है ना। तो ये टू ईट खाना, किस लिए, तो ये अच्छे आम को खाने के लिए उत्सुक है। तो ये एडजेक्टिव का क्या बताया, क्वालिफाई किया, विशेषता बतलाया। टू क्वालिफाई ए नॉन, नॉन का या नॉन की विशेषता बतलाना, जैसे कि दिस इज नॉट टाइम टू प्ले, यह समय खेलने का, यह समय खेलने का नहीं है। तो समय के बारे में, समय क्या हुआ, नॉन हो गया, नॉन का विशेषता बतला रहा है, तो यह क्वालिफाइंग क्या कर रहा है, नॉन को कर रहा है। फिर देखें, हेयर इज ए हाउस टू लेट, यहाँ एक घर खाली है ना, यानी कि यहाँ एक घर रहने को खाली है। तो घर क्या है, रहने को खाली है या खाली है, तो घर की स्थिति बता रहा है, घर क्या है, नॉन, नॉन की विशेषता बतला रहा है। अब देखिए जेरेंडियल इन्फिनिटिव में, जेरेंडियल इन्फिनिटिव टू क्वालिफाई ए सेंटेंस, तो ये सेंटेंस को कैसे क्वालिफाई या सेंटेंस की कैसे विशेषता बतलाता है जेरेंडियल इन्फिनिटिव। देखिए, टू टेल द ट्रूथ यू फॉरगॉट योर प्रॉमिस, सच बताना, क्या बोल रहा है, सच बताना तुम अपना वादा भूल गए, ठीक है। तो बताना, ठीक है, टू टेल, ये क्या हो गया, सच बताना, ये हो गया जेरेंडियल इन्फिनिटिव को ये क्या कर रहा है, टू टेल द ट्रूथ लगा कर ये पूरे सेंटेंस को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। सच बताना तुम अपना वादा भूल गए, है ना, इस तरह से। तो आज का यह वीडियो यहीं पर ही समाप्त होता है, और आगे के वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे वर्ब, यानी कि फाइनाइट वर्ब का 5 फॉर्म, यानी कि V1, V2, V3, V4 और V5, इसके डिटेल में पढ़ाएंगे। और इसके बाद इसका एक चार्ट देंगे, एक लिस्ट देंगे, जिसको आपको याद करना एकदम ज़रूरी है, कंपलसरी है। उसको जितने ज़्यादा आप याद रखिएगा उतना ज़्यादा कमर्शियल इंग्लिश बोल पाइएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर योरसेल्फ, बाय।